स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतन भी मौजूद हैं और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। और इसमें हम बात करेंगे आखिरी 1 घंटे के एक्शन पर। ट्रेडिंग आइडियाज क्या निकल कर आ रहे हैं, एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे और कुछ स्टॉक्स पर जहां पर रिएक्शन है उन पर फटाफट से चर्चा करेंगे। और इसी के साथ ही साथ आपके सामने लेकर आएंगे कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज। 2:35 पर हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कुछ क्लोजिंग ट्रेड्स। उसके अलावा 2:40 पर ऑप्शन के जरिए कमाई के मौके कहाँ नजर आ रहे हैं, इस ऑप्शंस के चैंपियन सेगमेंट में हम आपको बताएंगे। 3 बजे किन शेयरों में एक्शन है खबरों के चलते, ये हम आपको बताएंगे मार्केट एट 3 सेगमेंट में। 3:05 पर डीलिंग रूम में किस स्टॉक को लेकर हलचल है, बातें हो रही हैं, उसको लेकर खबर गर्म है सेगमेंट हम आपके लिए लेकर आएंगे। 3:15 बजे शुरुआत करेंगे बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड की और 3:20 पर आपको बताएंगे कि कौन कौन से अहम इवेंट्स हैं जहां पर कि आपको नज़र रखनी है। अब ये वीकेंड भी आ रहा है, आज शुक्रवार है, तो इस दौरान कौन कौन से अहम इवेंट्स होंगे ये भी हम देखेंगे आने वाले समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाजार पर नज़र डालें तो बाजार की बड़ी बातें भी अब आपके सामने रखते हैं। लगातार 5 दिनों की तेजी अब थमी और निफ्टी 22,450 के नीचे कर रहा है कारोबार। करीब 140 अंकों की वीकनेस है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी करीब 200 अंकों की गिरावट है। नतीजों के बाद सबसे ज़्यादा वीकनेस आई है बजाज फाइनेंस में और फिनसर्व के भी नतीजे आने वाले हैं, जिसके बाद 4 से 8% की कमजोरी यहाँ पर भी है। पॉजिटिव मैनेजमेंट कमेंट्री से टेक महिंद्रा 8% चढ़ा और कुछ चुनिंदा आईटी स्टॉक्स में आज हम तेजी भी देख रहे हैं। वहीं नतीजों से पहले मारुति और एसबीआई लाइफ का शेयर आज दबाव में कारोबार कर रहा है। तो आज नतीजों के चलते काफ़ी ज़्यादा एक्शन दिखाई दे रहा है बाजार में। खबरों के चलते भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। लेकिन मार्केट पर इस वक्त नज़र डालें तो शुरुआत तो हमने काफ़ी अच्छी की थी और 22,600 के पार भी निकले थे, लेकिन उसके बाद सेकेंड हाफ में वीकनेस बढ़ी और अब 22,500 का भी जो लेवल है वो भी तोड़ दिया। 145 अंक नीचे है निफ्टी। बैंक निफ्टी में 211 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है। बैंकिंग और फाइनेंस दबाव बना रहे हैं और मार्केट ब्रेथ भी अब थोड़ा नेगेटिव हो चुका है। हालांकि अभी भी ज़्यादातर स्टॉक्स हरे निशान में हैं, लेकिन वो जो ब्रेथ है वो थोड़ा वीक हुआ है, नेगेटिव साइड पर अब शिफ्ट हो गया है। दिन के निचले स्तर पर बैंक निफ्टी इस वक्त कारोबार कर रहा है। अभिषेक, सुबह हम बात भी कर रहे थे और एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि ये जो तेज़ी दिख रही है ये ज़्यादा नहीं टिकेगी और समय मिलते मिलते जैसे आपको समय मिले मुनाफा भी बुक करके निकलते जाइए इस मार्केट में। बिल्कुल। कल की जो तेजी थी पूजा बाजार ने उसको पूरी की पूरी गवा दी है। कल शॉर्ट कवरिंग के चलते हम तेजी देख भी रहे थे बाजार में, लेकिन आज वो सस्टेन नहीं कर पा रही है और कुछ जो बड़े स्टॉक्स हैं वो भी प्रेशर बनने का काम कर रहे हैं। अच्छा, तेजी होगी कैसे? रिलायंस चल नहीं रहा है। एचडीएफसी बैंक में शुरुआती तेजी आई थी लेकिन फिर से वो फिजल आउट होगी। आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, ये जो तमाम शेयर हैं ये वेटेज के लिहाज से बड़े हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई या फिर एलएनटी, ये तमाम शेयर अगर आप देखेंगे तो फ्लैट टू नेगेटिव कारोबार कर रहे हैं और इसके चलते बाजार में बहुत उत्साह नहीं है। 150 अंक नीचे इस वक्त निफ्टी कारोबार कर रहे हैं 22,400 के आसपास। अब 500 पर सपोर्ट एक दिख रहा था, बाजार ने उसको ब्रेक किया। अब यहां से 400 थोड़ा सा मजबूत सपोर्ट लग रहा है और 500 पर रेजिस्टेंस बड़ा तगड़ा वाला है। बाजार अगर उसको पार करता है तो फिर जाके आगे कुछ दिखेगा, अदरवाइज लग ऐसा रहा है कि एक रेंज में ही बाजार रहेगा। बाजार को थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। हमारे 4 एक्सपर्ट जुड़ गए हैं हमारे साथ। आईआईएफएल के गिरीश सोडानी हैं जो आपको फंडामेंटली गाइड करेंगे। इसके अलावा 3 टेक्निकल एक्सपर्ट नागराज शेट्टी हमारे साथ हैं, मितेश पांचाल हैं और एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पालविया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। राजेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। इस मई सीरीज की कमजोर शुरुआत आज हुई है, करीब 150 अंक नीचे है निफ्टी। ये कमजोरी आपको क्या लगता है कि आखिरी का जो 1 घंटे का सत्र बचा है उसमें बढ़ेगा राजेश जी, या फिर 22,400 को कम से कम बाजार बचा के रखेगा? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, सीरीज का पहला दिन है। थोड़ा सा मार्केट रुका हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है और हमें लगता है कि 22,500 जो कि एक मेजर सप्लाई जोन है उसको क्रॉस करने में अभी भी कामयाब नहीं हो पाया है। तो हमें लगता है जब तक 22,500 का लेवल क्रॉस नहीं होगा, थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से होते हुए दिखेगा। हो सकता है कि इंडेक्स हमें 22,300 से लेके 22,500 की रेंज में ही कुछ समय के लिए यहाँ पे कंसोलिडेट होते हुए दिखे। लेकिन वहीं अगर हम ब्रॉडर मार्केट को देखें तो वहाँ काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखें
तो काफी मार्केट ब्रेड भी देखे तो मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में एक अच्छा बाइंग का रुझान यहाँ पे देखने को मिला है। इंडेक्स थोड़ा सा साइडवेज हमें लगता है कि अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। जब 22,500 के लेवल को हम डिसाइसिवली क्लोजिंग बेसिस पे जब क्रॉस करेंगे तो फिर ये रैली न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगी, लेकिन हमारा व्यू अभी भी बुलिश ही है। हम यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति सजेस्ट करेंगे जब तक ये 22,300 के ऊपर निफ्टी स्पॉट बना हुआ है। छोटी मोटी गिरावट में पोजीशन ऐड ही की जा सकती है इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी भी अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मेजर सप्लाई जोन बना हुआ है वो 48,500 स्पॉट के हिसाब से अगर हम बात करें तो वो एक मेजर सप्लाई जोन है। जब तक उस लेवल को सरपास नहीं करता क्लोजिंग बेसिस पे हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। और जैसे ही 48,500 के ऊपर हम सस्टेन होंगे तो फिर इसके नेक्स्ट टारगेट 49,200 की तरफ खुलते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी में भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना है जब तक कि ये 48,000 के ऊपर सस्टेन है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना के चलिए। बैंक निफ्टी में भी जब तक 48,000 के ऊपर है कोई चिंता वाली बात नहीं। मार्केट मोमेंटम पॉजिटिव नजर आ रहा है। ये एक मुनाफा वसूली है जो आज हावी है निफ्टी में, और निफ्टी बैंक में भी आपको राय दे दी गई है। चलिए अब बढ़ते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स की तरफ। सभी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मितेश जी, पहले आपसे शुरुआत करेंगे। बताइए ट्रेड के मौके कहाँ देख रहे हैं आप? वीकली और मंथली चार्ट के ऊपर तो कार्बोरंडम यूनिवर्सल 1435 पे बाय रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे रहेगा 1325। पहला टारगेट 1775, दूसरा टारगेट 1825। दूसरा जो यही श्रेणी में है वो है सिम्फनी। सिम्फनी में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट क्वार्टरली और मंथली चार्ट के बेसिस के ऊपर देखा गया है अबव द लेवल ऑफ 920, और वो सस्टेनेबली वो 920 स्टॉक डिफेंड कर रहा है। तो 944 के ऊपर सिम्फनी को बाय करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 875 का। पहला टारगेट रहेगा 1050, दूसरा टारगेट रहेगा 1100। और लास्ट है बेरिंग से स्कॉफलर। एमएनसी कंपनी में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा गया है पिछले 3 महीने में, और स्कॉफलर थोड़ा एक लगाट रहा है इस श्रृंखला में पार्टिसिपेशन में। तो स्कॉफलर में भी बेस्ड ऑन वीकली और मंथली चार्ट अराउंड 3250 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिला है। तो 3402 के ऊपर स्कॉफलर को बाय करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 3280 का। पहला टारगेट 3750, दूसरा टारगेट 3900 का। ठीक है, तो ये 3 कॉल्स हैं। 3750 से 3900 के टारगेट हैं स्टॉक के लिए। इसके अलावा कार्बोरंडम यूनिवर्सल और सिम्फनी में भी तेजी करने की सलाह मितेश जी की तरफ से। हमारे साथ नागराज शेट्टी भी मौजूद हैं। शेट्टी सर, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। ईटी नाउ स्वदेश को बताइए आप कहाँ पर ट्रेड के मौके देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून पूजा। जरूर मार्केट में आज थोड़ा मंदी के माहौल है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स अभी भी तेजी की बरकरार हुआ है। कंटिन्यूएशन ऑफ अपसेंट मोमेंटम है मिड कैप और स्मॉल कैप में। हम देख सकते हैं कि मिड और स्मॉल कैप में न्यू ऑल टाइम हाई भी आज की रिसेंटली छुआ है। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इंडेक्स में थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहेगा, लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट में एक तेजी जारी रह सकती है। मेरा 2 स्टॉक पिक है। फर्स्ट वन इज पॉलीप्लेक्स। पॉलीप्लेक्स हम चार्टिकली देख सकते हैं कि कई हफ्तों से, कई महीनों से कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में था। रिसेंटली उसका रिवाइवल हो गया। अराउंड 750 760 के आसपास एक बॉटम रिवर्सल बन के, एक इंपॉर्टेंट बॉटम रिवर्सल बन के उसका अपसाइड बाउंस आया, और जो रिसेंट अपसाइड बाउंस के बाद एक कंसोलिडेट कर रहे हैं। अराउंड 340 के 940 के आसपास ट्रेड हो रहा है। इधर से बाय कर सकते हैं। उसका अपसाइड टारगेट रहेगा 1010 का, और 900 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। दूसरा है आईटी स्पेस में एलटीआई माइंट्री। एलटीआई माइंट्री भी ऐसे ही था, एक डाउनवर्ड करेक्शन में था। लास्ट 2-3 महीने में शार्पली गिरा 6400 टू ऑलमोस्ट 4600 तक। जो रीसेंट प्राइस डेवलपमेंट है कहीं ना कहीं एक इंडिकेट करता है कि 4600 के आसपास एक इंपॉर्टेंट बॉटम रिवर्सल बनने जा रहा है, और वीकली के टाइम फ्रेम में भी एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाया हुआ है असेंडिंग ट्रेंड लाइन का। सो मुझे लगता है कि इधर से एक अच्छा खासा उछाल आना चाहिए। अराउंड 4797 4800 के आसपास ट्रेड हो रहा है। इधर से बाई कर सकते हैं। 5100 का टारगेट लेके जा सकते हैं आगे वाले दिनों में, और 4650 4670 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, पॉलीप्लेक्स है और एलटीआई माइंट्री यहाँ पर
और नागराज के रडार पर ये 2 शेयर हैं और ट्रेड के लिहाज से क्लोजिंग ट्रेड के तौर पर। राजेश जी, आपके लिस्ट में कौन से शेयर हैं? तो पहला स्टॉक अभिषेक जी पावर स्पेस से होगा और उसमें हमें टाटा पावर यहाँ पे पसंद आ रहा है। टाटा पावर का अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है और एक अपने मल्टीपल सप्लाई जोन को अभी ये पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। डेली चार्ट पे देखें तो ऑलमोस्ट 4 दिन का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर होते हुए दिखा है। ओवरऑल स्टॉक के लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बुलिश है। स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके से टाटा पावर यहाँ पे प्लेस्ड है, यहाँ पे एक हाई पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक एक अप मूव यहाँ से करते हुए दिखेगा। 455 460 तक की अपसाइड हम एक्सपेक्ट करें टाटा पावर में आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होगा करीब 428 का। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो फार्मा स्पेस से और उसमें हमें लगता है अरविंदो फार्मा को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। अरविंदो फार्मा में अगर डेली सेटअप देखें तो स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला। स्टॉक कंफर्टेबली अब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे रोल ओवर एक्शन में देखने को मिले, हमें लगता है कि यहाँ पे ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। अरविंदो फार्मा में अपसाइड के टारगेट जो आते हुए दिख सकते हैं वो होना चाहिए करीब 1180 1190 की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 1115 का। और तीसरा स्टॉक बैंकिंग स्पेस से और उसमें हमें पीएसयू बैंकिंग स्पेस यहाँ पे पसंद आ रही और उसमें कैनरा बैंक के साथ हम जाना चाहेंगे। स्टॉक जिस तरीके से अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है कैनरा बैंक में यहाँ पे एक अच्छा अपमूव आते हुए दिख सकता है। स्टॉक में देखें तो पिछले 3-4 सेशन में एक अच्छा बाइंग का इंटरेस्ट बनते हुए दिखा था और स्टॉक अब अपने हाईएस्ट पॉइंट की तरफ ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है कंसोलिडेशन के। और तो कैनरा बैंक पे यहाँ पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 640 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 610 के आसपास। ठीक है, ये 3 शेयर राजेश जी की तरफ से। केनरा बैंक है और इस लिस्ट में अरविंदो है, टाटा पावर है, 3 के 3 तेजी के शेयर ये राजेश जी की तरफ से। इस बीच श्रीराम फाइनेंस के नतीजे आ गए हैं और नतीजे हम देख रहे हैं कि इसमें 15 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है लेकिन अनुमान के मुताबिक ही आए हैं। कोई बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। अगर आप इनके आय के आंकड़े को देखेंगे तो 1946 करोड़ रुपए का आया है, अनुमान 1954 करोड़ रुपए का था, तो अनुमान से थोड़ा सा कम। इसलिए नतीजे आने के बाद कोई ज़्यादा हम शेयर में कोई चेंजेस देख नहीं रहे हैं। हालांकि प्रोविजनिंग बढ़ी है, 1% बढ़ी है प्रोविजनिंग और 1261 करोड़ रुपए पर प्रोविजन का आंकड़ा आया है श्रीराम फाइनेंस का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। शेयर में 1% के आसपास की कमजोरी है, हालांकि निचले स्तर से थोड़ी थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश कर रहा है ये शेयर। 2466 रुपये का भाव है। अब मुनाफे के आंकड़े पर नज़र होगी, मार्जिन्स कैसे निकल के आते हैं ज़रा वो भी देखेंगे। लेकिन एक राय आपसे इस पर चाहेंगे गिरीश जी। श्रीराम फाइनेंस कुछ नंबर्स आ गए हैं, ज़रा इसके आधार पर बताइए कि किसी के पास अगर शेयर है तो वो क्या करें। कोई अगर नया खरीदने के बारे में विचार कर रहा है तो उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, किसी के पास है तो डेफिनेटली उसको होल्ड ही करना चाहिए, क्योंकि एक तो आंकड़े पूरे आ जाएं तो उसके ऊपर और बेटरली थोड़ा एनालाइज कर पाएंगे। बट स्ट्रक्चर स्ट्रांग ही रहता है, क्योंकि फाइनेंस के अंदर हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि जिस तरीके की फाइनेंसिंग के ऊपर ये काम कर रहे हैं, उसकी जो सेक्टर ग्रोथ है वो अप्रोक्सीमेटली 22 से 24% की है। एंड इनका फाइनेंस बुक में भी अगर हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स के ऊपर भी बात करें तो 22% की ग्रोथ देखी थी हमने इनके लोन्स बुक के अंदर। तो कहीं पे भी स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। थोड़ा सा प्रेशर देखने को डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि जो लास्ट हमने 2 क्वार्टर पहले जो हाउसिंग के ऊपर और व्हीकल लोन्स के ऊपर एक छोटी सी गिरावट देखी थी, उसका प्रेशर डेफिनेटली कंपनीज के रेवेन्यूज के ऊपर दिखाई दिया ही होगा ऑब्वियसली। बट अभी स्ट्रक्चर स्ट्रांगली रख सकते हैं। किसी का फ्रेश बाइंग के लिए तो मैं डेफिनेटली ये भी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि अगर हम लास्ट के 1-1.25 महीने के अंदर देखें तो एक अच्छी ग्रोथ दे दी थी स्टॉक ने अंदर। बट अगर कहीं पे भी किसी को 2380 2400 के एक रेंज के बीच में मिलता है तो यहाँ डेफिनेटली थोड़ा सा ऐड कर सकता है। एंड एक स्टॉप लॉस थोड़ा सा रेंज के अंदर 2150 और 2200 का एक स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करें। बट एटलीस्ट आपका विजन 6 से 8 महीने का होना चाहिए श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, श्रीराम फाइनेंस को लेकर ये व्यू। लेकिन नतीजों का सीजन जो चल रहा है, ताबड़तोड़ नतीजे आ रहे हैं। सीएसबी बैंक के नतीजे आ गए हैं आपकी स्क्रीन पर और इसमें एनआई की बात करें तो करीब एनआई यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम, ब्याज से जो आय होती है बैंक को, करीब 11.25% बढ़ी है। 386 करोड़ रुपए का आंकड़ा निकल के आया है और नतीजों के बाद अचानक से ये शेयर गिरा है। क्या एसेट क्वालिटी को लेकर कंसर्न्स हैं सीएसबी बैंक में? क्या मुनाफे के आंकड़े पर कोई हिट आया है?
ज़रा ये हम चेक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 5% नीचे जाकर अब ये शेयर कारोबार कर रहा है। आज दिन भर बिल्कुल सपाट ही रहा शेयर, ये एक रेंज में ही कारोबार करता रहा। लेकिन जो ही नतीजे आए हैं यहाँ पर हम प्रेशर बनते हुए देख रहे हैं CSB बैंक के शेयर पर। एक ज़रा फटाफट एक टेक्निकल चेक लेते हैं। इसमें नागराज जरा बताइए, CSB बैंक सपोर्ट लेवल्स जरा बताइए, कहां पर स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें शेयर को? जी हाँ, सीएसपी कई दिनों से एक रेंज बाउंड मूवमेंट में था। 420 422 का रेजिस्टेंस जो पार कर नहीं पाया और उसके बाद में रेंज बाउंड एक्शन के बाद एक अच्छा खासा डिक्लाइन हुआ है। मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ नेगेटिव तो नहीं दिख रहा है, थोड़ा कुछ वीकनेस रहेगा। मेरे ख्याल से अराउंड 360 के आसपास एक सपोर्ट बना हुआ है, उधर से एक अपसाइड बाउंस आने की चांसेस है और उसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा अराउंड 360 के आसपास। है सलाह CSB बैंक पर। नंबर्स कमज़ोर आए हैं एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर। ग्रॉस NPA 1.47% बढ़ गया है पिछले तिमाही के 1.22% के सामने, और नेट NPA में भी बढ़त आई है, 0.51% से बढ़कर 0.31% का आंकड़ा आया है। ब्याज से आय में बढ़त ज़रूर दिखाई दे रही है। मुनाफा देखेंगे तो वो भी, वहाँ पर भी गिरावट आई है। मुनाफे में भी अगर सालाना आधार पर देखेंगे तो उधर भी गिरावट आई है। इस वजह से स्टॉक में दबाव आया है। हम धीरे धीरे देखेंगे प्रोविजनिंग वगैरह के भी आंकड़े, लेकिन नंबर्स कमज़ोर हैं CSB बैंक के, इस वजह से स्टॉक भी टूट रहा है। और हमने राय भी दे दी आपको टेक्निकल सलाह कि CSB बैंक में क्या करें। चलिए एक के बाद एक नतीजे आ रहे हैं जिस पर कि हमारी नज़र बनी हुई है। लेकिन बजाज फाइनेंस अब टूट चुका है 8%, और बाकी सारे भी देख रहे हैं हम। कोटक महिंद्रा बैंक में भी गिरावट है, इंडसइंड बैंक 3% नीचे है। तो ये बैंकिंग और फाइनेंशियल्स आज काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। राजेश जी, कहीं पर कोई शॉर्ट साइड ट्रेडिंग आइडिया है फाइनेंशियल स्पेस में? कोटक महिंद्रा बैंक क्योंकि दिन के निचले स्तर पर आ चुका है, 2% नीचे अब आ चुका है, तो क्या शॉर्ट लेके जा सकते हैं इसमें? तो देखिए पूजा जी, काफी बड़ा कट हमने कोटक बैंक में देखा। हमने देखा कि एक स्टॉक में गैप डाउन होने के बाद वापस आज भी फॉलो अप सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। हालांकि स्टॉक नियर टर्म सेटअप के हिसाब से देखें तो एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा रिस्की होगा कोटक बैंक को इस लेवल पे शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक बड़ा डीप करेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे करीब 10 से 12% का ऑलरेडी देखा है। तो हमें लगता है कि थोड़ा अगर पुल बैक मिलता है टुवर्ड्स 1630-40 की रेंज में, वहां पे एक सही जगह होगी वापस से इसमें शॉर्ट इनिशिएट करने की। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो जब तक ये अब 1680-90 के नीचे सस्टेन करेगा तो स्टॉक में छोटे मोटे उछाल में वापस सप्लाई तो बनता हुआ दिखेगा। तो थोड़ा पुल बैक अगर आता है तो यहाँ पे हम शॉर्ट करने की सलाह देंगे। अभी थोड़ा सा रिस्की होगा कोटक महिंद्रा बैंक में शॉर्ट करना। इंडसइंड बैंक में हमें जरूर लगता है कि ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस स्टॉक के लिए। 1440 ये लेवल को ध्यान में रखना होगा। अगर ये लेवल टूटते हैं तो फिर यहाँ पे शॉर्ट ओपन किया जा सकता है, क्योंकि ये एक मल्टीपल सपोर्ट जोन है स्टॉक का नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो इंडसइंड बैंक में भी हम 1440 टूटेगा तो शॉर्ट की सलाह देंगे, और फिर अगर उसके नीचे सस्टेन होता है 1440 के नीचे तो इसके टारगेट फिर 1405 1390 की तरफ आते हुए दिख सके। तो अभी थोड़ा रुकना होगा। 10 रुपए 12 रुपए का अगर और यहाँ से फॉल एक्सटेंड होता है तो ही शॉर्ट ओपन करना चाहिए, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर। ठीक है, तो फिलहाल कोई ट्रेड मत लीजिए किसी भी बैंकिंग या फाइनेंशियल स्पेस में, क्योंकि यहाँ से और गिरावट आ सकती है। थोड़ा वेट करिए, सेटल डाउन हो जाने दीजिए, उसके बाद किसी तरह का ट्रेड लें बैंकिंग या फाइनेंशियल स्पेस में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन के जरिए कमाई के मौके कहाँ हैं ये देख लेते हैं एक बार। और हमारे अगले सेगमेंट का वक्त है ऑप्शंस के चैंपियन। स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट के संतोष मीना है हमारे साथ फोन लाइन पर। संतोष जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? यस, पहले जो स्टॉक चुना है वो है डिविज लैब। स्टॉक की बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर मेरी सलाह रहेगी 4000 के कॉल ऑप्शन खरीदने का। ये 4000 के स्ट्राइक को क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर 160 का प्राइस चल रहा है, आपका 220 का टारगेट होना चाहिए, 130 का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लग रहा है कि ये पूरी स्पेस केमिकल और एपीआई से रिलेटेड स्पेस में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो डिविज लैब यहाँ से अच्छी तेजी दिखा सकता है। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह स्टॉक पर डिवीज लैब। 4000 की कॉल खरीदें, 160 के पास है
और 220 का लक्ष्य, अधिकतम मुनाफा इसमें 12,000 तक का हो सकता है, ये आपको राय दे दी गई है इस स्टॉक में। बाकी एक रिस्क डिस्क्लेमर भी चला देते हैं आपके लिए सेबी की तरफ से। अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है तो संभल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि बाजार के उतार चढ़ाव में आपको यहाँ पर नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए ये है सलाह। आगे बढ़ते हैं। इस बीच कुछ और भी नंबर्स आने वाले हैं, हम आपके स्क्रीन पे लाएंगे, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो हम सुबह डिस्कस कर रहे थे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चल चुके हैं, तो एक बार उस पर राय ले लेते हैं कि करके। जेंसा टेक 8.5% ऊपर है। मितेश जी, जेंसा टेक में तो तेज़ी आ चुकी है, ट्रेडिंग का जिसका नज़रिया है वो अभी भी बने रहें और तेज़ी के लिए, या फिर अब मुनाफा बुक करके निकल जाएं? क्या व्यू होगा आपका जेंसा टेक पर? जेंसा टेक का अगर आप सेटअप देखें तो 580 के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिला है, तो डेफिनेटली यहाँ पे सिंस एक ही दिन में 9%, 8.5-9% की तेजी है, तो हम पार्शियल बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग की सलाह देंगे, क्योंकि 580 के ऊपर जो कंफर्मेशन ट्रेंड का मिला है वो स्टॉक को अराउंड 720-750 तक ले जा सकता है। तो अगर आपके पास निचले स्तर के लेवल्स हैं और लोअर लेवल्स के ऊपर अगर आपने बाइंग करी है तो डेफिनेटली पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अदरवाइज आप रिसेंट आपने बाई किया है अराउंड 580 600 के बीच में, तो डेफिनेटली ये ट्रेंड का एक्सटेंशन का आप बेनिफिट उठाइए, और मेरे हिसाब से 680 टू 720 के टारगेट्स अगले 15 से 20 दिन में आने चाहिए। तो अगर आपके पास लोअर प्राइस का है स्टॉक तो डेफिनेटली पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। बिटवीन 580 टू 600 का बाइंग प्राइस है, तो डेफिनेटली 680 720 के लिए आपको पोजीशन कैरी करनी चाहिए। से जुड़ी भी एक खबर आई है। फरीदाबाद में 156 करोड़ के ज़मीन को बेचने की मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि अमाउंट छोटा है, लेकिन बाटा में इस खबर के आने के बाद देखिए तेज़ी आई है। स्टॉक करीब करीब 2% ऊपर बाटा का शेयर कारोबार कर रहा है। जी, जैसे ही खबर आई एक स्पाइक आया स्टॉक में बाटा इंडिया पर। कोई ट्रेड लेना चाहिए यहाँ पर नागराज जी बाटा इंडिया में? जी हाँ, बाटा इंडिया में कई दिनों से एक एक्यूमुलेशन पैटर्न फॉर्म हो रहा है। रिसेंटली एक डाउनसाइड ब्रेकआउट देने का भी कोशिश किया, लेकिन नाकाम होकर एक अच्छा खासा बाउंस आया। ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंडिकेशन दिखा रहा है। अराउंड 1400 के आसपास एक इनिशियल हर्डल रहेगा। एक बार 1400 का जो अपसाइड ब्रेकआउट आता है तब तक अराउंड 1450 का एक नेक्स्ट रेसिस्टेंस एज हो सकता है। ओवरऑल चार्ट पैटर्न पॉजिटिव है। ठीक है, चार्ट पैटर्न पॉजिटिव है, बाटा का ट्रेड ले सकते हैं आप। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम यहाँ पर, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बाजार में कमजोरी है, निफ्टी है 125 नीचे 22,450 के आसपास कारोबार करा, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि 22,400 के स्तर को होल्ड करके रखा हुआ है। निफ्टी बैंक की जो कमजोरी है वो है करीब करीब 223 अंकों की, और इस वक्त बाजार में जो एडवांस डिक्लाइन है, यानी कि चढ़ने वाले शेयरों के मुकाबले जो गिरने वाले शेयरों का जो अनुपात है वो है 1:1 के आसपास का, क्योंकि मिड कैप में, स्मॉल कैप में वहाँ पर अच्छी रौनक है। लार्ज कैप में अगर बात करें तो बैंकिंग से थोड़ा सा मूड आज ख़राब हुआ है, क्योंकि कोटक बैंक आप देखिए कमज़ोर है, इंडसइंड बैंक का शेयर कमज़ोर है। यहाँ से थोड़ी सी बाज़ार पर दिक्कत बढ़ी है। लेकिन ज़रा एक शेयर के बारे में आपसे व्यू चाहिए नागराज, और वो है एक्साइड का। अच्छी तेज़ी हम देख रहे हैं आज के सत्र में, एक दो सत्र में प्रेशर आया था। एक्साइड ज़रा ये बताएंगे कि क्या ये फ्रेश बाइंग एक्साइड करने के संकेत दे रहा है, या फिर जिसके पास है वो होल्ड करें, नई खरीदारी के लिए कोई अगर बड़ा करेक्शन आए तो फिर सोचें? जी हाँ, एक्साइड में रिसेंटली हम देख सकते हैं एक बड़ा सा एक तेजी उभर के आई है। एक बड़ा अपसाइड ब्रेकआउट दिया है अराउंड 320-330 के आसपास। रिसेंटली एक हफ्ते में छोटा सा कंसोलिडेशन पैटर्न हुआ था अराउंड 480 के आसपास। रेजिस्टेंस से एक रेंज बाउंड एक्शन हुआ था। टेक्निकली हम बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन कह सकते हैं। नॉर्मली बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। मेरे ख्याल से जो 480 का रेजिस्टेंस जो बना हुआ है उसका एक अपसाइड ब्रेकआउट आएगा, डीसीओ अपसाइड ब्रेकआउट आएगा शॉर्टली, और उसका नेक्स्ट जो हडल रहेगा अराउंड 520 के आसपास। ठीक है, एक्साइड को लेकर ये व्यू। लेकिन आज निफ्टी का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है बजाज फाइनेंस। 7% से ज्यादा की कमजोरी है, और शुरुआती घंटे में जो शेयर गिरा उसके बाद रिकवरी की कोई बहुत गंभीर प्रयास शेयर को हमने करते हुए देखे नहीं। आखिर ये शेयर क्यों आज इतना टूटा है, प्रॉब्लम क्या है? नतीजों में
ऐसा क्या रहा कि शेयर का पूरा सेंटिमेंट ही खराब हो गया? बताने के लिए स्नेही शाह हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्नेही, बताइए बजाज फाइनेंस क्यों टूट रहा है शेयर ये? जी बिल्कुल, आइए देखते हैं और समझते हैं कि बजाज फाइनेंस का स्टॉक जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में इतना नीचे क्यों है। अब अगर देखा जाए तो क्वार्टर 4 में बजाज फाइनेंस ने काफ़ी इनलाइन नंबर्स रिपोर्ट किए हैं। जो स्ट्रीट ने एक्सपेक्ट किया था उनके नंबर्स करीबन वहीं पर है। एनआईआई इनलाइन है, पीपीओपी पर हमें स्लाइट मिस दिखा है, पर नेट प्रॉफिट पर उन्होंने हल्का सा बेटर परफॉर्म किया है हमारी उम्मीद से थोड़ा सा बढ़कर। एनआईआई 8113 करोड़ है, अप 28% है। पीपीओपी भी 6400 करोड़ के आसपास आया है, 25% की बढ़ोतरी उधर भी। नेट प्रॉफिट भी 21% अप है। निम्स काफ़ी हद तक स्टेबल है, एसेट क्वालिटी भी स्टेबल है और एयूएम 34% अप है और डिपॉजिट बुक 35% अप है, जैसे कि मैनेजमेंट बताया था। मैनेजमेंट ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है 36 रुपीज़ पर शेयर का। तो अगर नंबर्स इतने लाइन है फिर भी ये स्टॉक आज नीचे क्यों है? दो कारणों की वजह से। पहला है मैनेजमेंट की कमेंट्री। अगर हम देखें तो मैनेजमेंट ने बहुत ही कॉशियस कमेंट्री दी है नेक्स्ट ईयर के लिए। वो बताते हैं कि एयूएम ग्रोथ वो 26 और 28% के बीच में देखते हैं, जबकि उन्होंने 34% का ग्रोथ अभी इस साल में रिपोर्ट किया है। तो थोड़ा स्लो डाउन हम वहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी भी वो बोलते हैं कि थोड़े हद तक कम हो सकती है नेक्स्ट ईयर। 30 to 40 बिप्स का मॉडरेशन भी वो निम्स में देखते हैं आगे जाते हुए। एटलीस्ट नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स के लिए उनका ये आउटलुक है। रूरल एनपीएस भी वो बोलते हैं कि काफ़ी हद तक कम ही रहेंगे। क्रेडिट कॉस्ट की बढ़ने की थोड़ी सी उम्मीद भी रखते हैं ये लोग। और वो कहते हैं कि कंपटीशन टू लिमिट उनके जो पीयर्स, कंपटीशन उनका बहुत वो है, तो पास थ्रू ऑफ हायर कॉस्ट ऑफ फंड्स, हायर कॉस्ट ऑफ फंड्स की वजह से वो अपना कंपटीशन को पास थ्रू नहीं कर पाएंगे। और आइए समझते हैं कि अब दूसरा कारण जो है वो ब्रोकरेज नोट्स। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट रेटिंग मेंटेन किया है, टारगेट प्राइस है 8500। मक्वायरी ने भी न्यूट्रल मेंटेन किया है, टारगेट प्राइस है 8100 पर। दूसरी ओर पर यूबीएस ने एक बहुत बेरिश नोट निकाला है बजाज फाइनेंस पर। उन्होंने एक्सेल रेटिंग मेंटेन किया है 6800 के स्टॉक प्राइस के साथ। तो इनलाइन नंबर्स के बावजूद इन दोनों कारण की वजह से, मैनेजमेंट कमेंट्री और ब्रोकरेज नोट की वजह से, आज ये स्टॉक ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही बुरी तरह से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये वजहें रही क्यों ये बजाज फाइनेंस का शेयर टूट रहा है। यूबीएस इस पर बेरिश है और यूबीएस ने जो टारगेट दिए हैं शेयर उसके भी नीचे जाकर कारोबार कर रहा है। 6800 रुपये का टारगेट है यूबीएस का, 6733 रुपये पर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है, 0.8% की भारी भरकम गिरावट के साथ। इस बीच मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के नतीजे आ गए हैं। एनआईआई में हमने ठीक ठाक जंप देखा है और 3:1 के बोनस शेयर का ऐलान किया है, यानी कि एक शेयर पर 3 बोनस शेयर। बोनस शेयर से होता ये है कि लिक्विडिटी बढ़ जाती है शेयर को लेकर। और एनआईआई ने कि ब्याज से आय में करीब करीब 60% का उछाल है, 262 करोड़ का आंकड़ा पेश किया है। और इस मुनाफे के फ्रंट पर भी प्रदर्शन इसका ठीक ठाक लग रहा है। मोतीलाल ओसवाल का शेयर अब 6% ऊपर दिन के ऊपरी स्तर पर जाकर यह शेयर ट्रेड कर रहा है। मुनाफे के आंकड़े पर नजर रही कि मुनाफे का आंकड़ा कैसा निकल के आता है, लेकिन मुनाफे का आंकड़ा भी ठीक ही होगा। एनआईआई में जब 60% का उछाल है, मुनाफा भी बढ़िया है ही यहाँ पर दिखेगा। गिरीश जी, मोतीलाल ओसवाल, हम काफ़ी समय से देख रहे हैं कि ब्रोकिंग वाली जो कंपनीज है वहाँ पर भी ठीक ठाक उछाल है और मोतीलाल ओसवाल में तो ब्रोकिंग भी है, एसेट मैनेजमेंट भी है। आप बताइए मोतीलाल ओसवाल कैसी लग रही है कंपनी आपको और इस पर क्या सलाह होगी आपकी इस तेजी के बाद? देखिए, मोतीलाल ओसवाल ऐसे वर्टिकल्स में काफी अच्छे तरीके से काम कर रही है। जो इनका नया वर्टिकल आया था जो फेवरेट क्लाइंट ग्रुप को बिलोंग करता था, उसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ थी। जो लास्ट मैनेजमेंट क्वार्टर में मैनेजमेंट कमेंट्री हमने सुनी थी, उसमें भी मैनेजमेंट का ये कहना था कि वो टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज को भी लेकर फोकस करेगी, जिसका ग्रोथ प्रोजेक्शन अप्रोक्सीमेटली 22 से 30% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर उन्होंने करा था। एंड वो आई थिंक आप उनके रिजल्ट्स में नजर भी आ रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ही है। एंड बोनस के बाद कहीं ना कहीं वो एक इंटरेस्ट जनरेट हो ही जाता है एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। किसी के पास अगर है तो वो डेफिनेटली होल्ड कर सकता है। मेरा बस सजेशन ये कि एक छोटा सा स्टॉप लॉस जो मेंटेन कर ले, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिया होना चाहिए जब इस टाइप के हम कंपनीज के ऊपर बात करते हैं। तो 2400 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर ले। बाकी अगर किसी को एंट्री लेनी है तो थोड़ा सा वेट करें। कहीं पे भी अगर स्टॉक हमको कंसोलिडेटेड होता हुआ नजर आएगा तो डेफिनेटली एंट्री करने का ऑप्शन। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल ये मल्टी बैगर ये शेयर साबित हुआ है और महीने भर में ही करीब करीब 1.5 गुना हो गया और साल भर की बात करें तो 4-5 गुना ये शेयर हो गया है। मोतीलाल ओसवाल का 2600 रुपये के ऊपर जाकर ट्रेड कर रहा है। एक टेक्निकल चेक भी लेंगे। राजेश जी, आप जरा MOFSL के शेयर को देखिए।
आपको क्या लगता है कि ये तेजी ऐसी ही जारी रहेगी, शेयर इसी मोमेंटम में बना रहेगा? और अगर किसी को लेना है तो कौन से प्राइस का इंतजार करे? आपके हिसाब से सही लेवल क्या होगा? काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला है मोतीलाल ओसवाल के स्टॉक में। पिछले कुछ हफ्तों में देखे तो स्टॉक एक वन वे तेजी यहाँ पे देखने को मिली है, और हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है, अ, अगर कोई कूल ऑफ इफेक्ट आता है, थोड़ा बहुत अगर डिप मिलता है इसमें टुवर्ड्स 2520 2500 की तरफ, वो एक अच्छा लेवल होगा वापस से इसमें री इंटर करने के लिए। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब होगा 2440 के आसपास। तो छोटा डिप मिलता है इसमें, वॉलेटाइल है मार्केट भी, और थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग के चलते अगर ये 2500 2520 के आसपास आता है तो वो सही जगह होगी वापस से इसको ऐड करने की। ठीक है, मुनाफा 165 करोड़ से बढ़कर 700 करोड़ रुपए के पार निकला है मोतीलाल ओसवाल का। शेयर 5% ऊपर, 334% का उछाल है मोतीलाल ओसवाल के प्रॉफिट में। चलिए आगे बढ़ेंगे, हमारे सहयोगी गौरव तैयार हैं। अब ये समझ लेते हैं कि बाजार बंद होने के बाद शेयरों को लेकर कौन सी खबरें आई हैं और शेयरों में किस तरह का एक्शन हुआ है। मार्केट एट 3 की शुरुआत करेंगे। गौरव बताइए, कहां पर एक्शन हो रहा है? जी, जैसे आज हमने देखा कि काफ़ी सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं और सबसे पहले बात करते हैं कुछ रिजल्ट्स वाले स्टॉक की। तो अभी जैसे हमने देखा कि सीएसबी बैंक का भी रिजल्ट आया था, और अगर इसमें अगर हम बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो बढ़कर 11% से ग्रो दिखाया है वाई बेसिस पे। उसी के साथ साथ हमने देखा कि कहीं पे नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए में कहीं पे हमें बढ़ावत देखने को मिला था, और इसके लिए ये जो शेयर है वो आज के दिन में फोकस में रहा है। अगली बात करते हैं बजाज फिनसर्व की, क्योंकि इसके भी नंबर्स हमारे पास आ चुके थे, और अगर हम कंसोल मुनाफे की बात करें तो 19.8% का ग्रोथ दिखाया है। अब ये जो मुनाफा है वो 2119 रुपीज़ पे ये जो मुनाफा है वो Q4 का है। उसी के साथ साथ अगर कंसोल पैट की बात करें तो उसमें भी हमें 35.6% का ग्रोथ देखने को मिला, जो कि अभी 32,041 रुपीज़ पे है, और इसी के चलते ये स्टॉक भी काफ़ी फोकस में रहा है। अगली बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। जैसे कि हमने देखा कि मुनाफे की अगर बात करें तो 45% से बढ़कर 1218 रुपीज़ पे है ये मुनाफा जो है। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में भी कहीं पे हमें सुधार देखने को मिला था। ग्रॉस एनपीए अभी पिछले क्वार्टर से सुधर कर 1.88% पे है, और नेट एनपीए जो है वो भी 0.2% पे है। तो इसी के साथ हमने देखा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिला था। अगली बात करते हैं श्रीराम फाइनेंस की, क्योंकि इसके भी नंबर अब भी जस्ट आए हमारे पास, और इसकी अगर हम बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 20% से बढ़ा है वाई बेसिस पे। पीपीओपी अगर बात करें तो 9.9% से बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट इनकम की जो अगर बात करें तो थोड़े इनलाइन थे, और पैट की अगर बात करें तो थोड़े ऊपर थे, जो कि एस्टिमेट थे उससे भी ज़्यादा। आरओई और आरओए में भी हमें कहीं पे सुधार देखने को मिला था, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो भी सुधर के अभी 9% से भी ऊपर चला गया है। अभी ये 9.02% पे, और इसीलिए इस शेयर में भी जैसे हमने देखा था कि दिन के 1:30-2 बजे ये जो स्टॉक था वो 5% से डाउन था, बट उसके बाद हमें एक रिकवरी देखने को मिली है इस काउंटर में। और आखिर में बात करते हैं जैसे कि मोतीलाल ओसवाल की, इस स्टॉक में भी काफ़ी एक तेज़ी देखने को मिली थी। तो जैसे अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हो चुका है। अभी ये जो टोटल ये है प्रॉफिट है वो 700 करोड़ से भी ज़्यादा है, और इसी के साथ साथ बोनस शेयर जो है वो कंपनी ने दिया है 3:1 के रेशियो में, और इसी के चलते हुए हमने देखा कि इसमें भी एक काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी। तो आगे जाके ये स्टॉक्स में नज़र रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एक अच्छे नंबर्स जो है इन स्टॉक्स की तरफ से आते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं Q4 के रिजल्ट्स के लिए। ठीक है, तो ये तमाम स्टॉक्स, और इन स्टॉक्स में नतीजों की भरमार है। अभी मोतीलाल ओसवाल के नतीजे आए, वो भी गौरव ने शामिल कर लिया, ये काबिल तारीफ भी है। लेकिन निफ्टी 22,400 के नीचे फिसला है, दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। 22,400 का अगर क्लोजिंग बेसिस पर अगर होल्ड नहीं कर पाता, थोड़ी बाजार की फिर मुश्किलें बढ़ती हुई दिखेंगी। राजेश जी, क्या लगता है, निफ्टी एक बार जरा चेक कीजिए, क्या और गिरावट होगी? 20-25 मिनट का सत्र बचा है बाजार बंद होने में, क्या लग रहा है? मेजर जो दबाव देखने को मिला वो बैंकिंग स्पेस से ही देखने को मिला, और अगर हम देखें तो कोटक बैंक एक निचले स्तरों पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। बाकी दूसरे स्टॉक्स में भी प्रेशर बना है। वहीं देखे तो हिंद यूनिलीवर भी देखे तो एक निचले स्तरों पे अभी आते हुए दिखा है। हमें लगता है कि इतना बड़ा कट ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया हमने ड्यूरिंग द डे। प्रॉफिट टेकिंग ऑलरेडी, सब्सटेंशियल प्रॉफिट टेकिंग ऑलरेडी होते हुए दिखी है। तो 22,380-90 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। हमें लगता है यहाँ पे कहीं एक बाइंग इंटरेस्ट वापस से लौटना चाहिए मार्केट में, कहीं यहीं सेटल होना चाहिए, और वापस 22,400 के ऊपर हमें लगता है कि वापस सस्टेन होते हुए दिखेगी निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे।
तो 22,300 350 ये नेक्स्ट लेवल है निफ्टी के लिए। हमें लगता है यहाँ पे जो मेजर पुट बेस जो बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का काम करते हुए दिखेगा। वहां पे अभी भी कोई अनवाइंडिंग का ऐसा ट्रेड बनते हुए नहीं दिखा, पुट राइटर्स अभी भी वहां पे अपनी पोजीशन इंटेक्ट। हाँ, लेकिन बैंक निफ्टी में जरूर एक दबाव बना है, जहाँ पे हमने देखा है कुछ बैंक्स में एक प्रॉफिट टेकिंग के चलते बैंक निफ्टी जरूर एक शार्प कट यहाँ पे दिखाते हुए दिख रही, तो वहां से एक प्रेशर माउंट होते हुए दिख रहा है मार्केट। ठीक है, तो ये है सलाह। निफ्टी पर थोड़ा प्रेशर आ रहा है और बैंकिंग और फाइनेंस स्टॉक्स ही दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। बजाज फाइनेंस आज का टॉप लूज़र है ही, उसके बारे में बताया भी अभी थोड़ी देर पहले सने ही हमारे साथ जुड़ी भी थी। लेकिन एक और नतीजे आने वाले हैं जिस पर की नज़र है, और वो है आईसीआईसीआई बैंक। गौरव हमारे साथ बने भी हुए हैं, नतीजे आएंगे कल। लेकिन नतीजों से पहले यहाँ पर भी हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं। अब आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स कैसे हो सकते हैं, ये एक बार समझ लेते हैं गौरव से। गौरव बताइए। जी हाँ, तो बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के Q4 के रिजल्ट्स के अनुमान की। तो अगर हम कंसेंसस का माने तो इस बैंक में भी कहीं पे हमें हेल्दी नंबर्स देखने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो जैसे अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम या पीपीओपी की बात करें तो उसमें कहीं पे 7% का अपटिक देखने को मिल सकता है। कंसेंसस का मानना है कि कहीं पे कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है इस क्वार्टर में एलिवेटेड रह सकता है बैंक के लिए, और इसी के साथ साथ फीस इनकम में कहीं पे ज़्यादा अपटिक नहीं देखने को मिल सकता, और इसीलिए ये जो पीपीओपी है वो 7% से ही बढ़ेगा। बट इसी के बाद अगर हम पैट की बात करें तो उसमें कहीं पे हमें 13% का अपसाइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि कहीं पे प्रोविजन जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड वाई बेसिस पे थोड़े कम जाने के चांसेस है। अगली बात करते हैं एसेट क्वालिटी की, जहाँ पे कंसेंसस का मानना है कि कहीं पे हमें स्टेबल एसेट क्वालिटी देखने को मिल सकती है, कहीं पे भी कंसर्न्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ अगर हम बात करें क्रेडिट कॉस्ट की तो उसमें कहीं पे भी स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है क्यू बेसिस पे, और स्लिपेजेस जो है कहीं पे इस क्वार्टर में हमें कम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक जो सीजनैलिटी आती है केसीसी स्लिपेजेस में, केसीसी बुक के स्लिपेजेस में, वो हमें कहीं पे इस क्वार्टर में प्ले आउट होते हुए देखने को मिल सकती है। अगली बात करते हैं लोन्स एंड डिपॉजिट्स की, उसमें भी हमें कहीं पे हेल्दी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो लोन्स जो है वो अनुमान ऐसे कि 18% से बढ़ सकते हैं, और डिपॉजिट जो है उसमें भी कहीं पे हमें 17.5% का वाई के बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और इसी सब के चलते अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो उसमें कहीं पे 5% का डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ये जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है अभी कंसेंसस का मानना है कि कहीं पे 4.35% लेवल पे आ सकते हैं। आगे जाके डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकता है बैंक के लिए, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में जो ट्रेजेक्टरी रहेगी उसकी वजह से आउटलुक में कहीं पे सुधार होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। बट इसी के साथ साथ मैनेजमेंट की कमेंट्री जो कॉस्ट ऑफ फंड्स पे आती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। एडवांसेस की ग्रोथ के ऊपर मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और जैसे कि हमें पता है कि फिलहाल में ही आईसीआईसीआई बैंक में इशू हुआ था क्रेडिट कार्ड्स को लेके, और इसी के ऊपर कुछ कमेंट्री अगर मैनेजमेंट दे रहा है तो उस पर कंसेंसस की नज़र बनी रहेगी, क्योंकि ये कोई ट्रिगर्स रहेंगे आगे जाके आईसीआईसीआई बैंक के ग्रोथ के लिए जो इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट्री क्या आती है ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और मार्जिन जो हैं वो इस बार स्टेबल रहेंगे। ग्रॉस एनपी और नेट एनपी के आंकड़ों में भी इस बार कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, और इनका जो एग्रीकल्चर लोन है जहाँ पे दिक्कतें थी वहाँ से भी सुधार देखने का अनुमान है। मुनाफे में 12% की ग्रोथ और ब्याज से आय में 7% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ चीज़ें होंगी जिस पर की नज़र रहेगी। कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या होता है, और आने वाले समय में ये जो अभी हाल फिलहाल में दिक्कतें चल रही हैं, आईसीआईसीआई बैंक से जुड़ी भी खबरें जो आ रही हैं, उससे जुड़े क्या कमेंट्स आते हैं, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। ऑन द फेस ऑफ इट नंबर तो ठीक ठाक ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक नतीजों से पहले थोड़ा लाल निशान में कारोबार कर रहा है। राजेश जी, क्या करें आईसीआईसीआई बैंक में नतीजों से पहले? कुछ बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड लेके जाना चाहिए, या फिर अभी वेट करें और नतीजों का इंतजार करेंगे पहले? तो देखिए, काफी डिफिकल्ट होता है रिजल्ट के पहले किसी स्टॉक को प्ले करना। हमने देखा कोटक बैंक में किस तरीके का कट आया, और उसके सामने ही हम देखे जहाँ पे एक अच्छे नंबर आए वहाँ पे एक अच्छा पुल बैक बना है। अब यहाँ पे अगर ओवरऑल टेक्निकली स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है आईसीआईसीआई बैंक का अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम। जरूर आज के सेशन में हाईएस्ट पॉइंट से थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला, लेकिन अगर हम देखें इसको टेक्निकली तो यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी की जैसे इस स्टॉक में 1120 के लेवल क्रॉस होंगे, इस स्टॉक में 1180 1200 की तरफ भी रैली कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। तो अभी यहाँ पे हमें लगता है कि अगर किसी को ट्रेड लेना है रिजल्ट के पहले तो ऑप्शन के थ्रू भी यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। 1100 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, एट द मनी का ही कॉल ऑप्शन 39 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें 22 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, और अपसाइड में हमें लगता है अगर जैसा कि इसके टेक्निकल स्ट्रक्चर है और स्टॉक में 1120 का ब्रेकआउट आता है पोस्ट नंबर, तो ये ऑप्शन के टारगेट हमें लगता है फिर
₹60 से ₹65 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो आईसीआईसीआई का 1100 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करें 39 के आसपास और 60 से 65 के अपसाइड के टारगेट की। ठीक है, तो ये है सलाह आईसीआईसीआई बैंक पर। फिलहाल कल नतीजे भी आ रहे हैं, उसको देख लेंगे, उसके बाद कोई क्लियर ट्रेड बनता है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको खरीदना है तो आपको रणनीति बताई राजेश जी ने। लेकिन चलिए अब डीलिंग रूम में किस तरह की हलचल है ये समझ लेते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का खबर गर्म है। जी बिल्कुल, हमारी जो है बातचीत डीलर्स से हो रही है और एक इंटरेस्टिंग ग्रुप ऑफ स्टॉक्स पता चल रहा है, वो है पेपर स्टॉक्स। आज पेपर स्टॉक्स में थोड़ी तेज़ी देखने मिली और डीलर्स कह रहे हैं कि एचएनआई बाइंग जो है चुनिंदा पेपर स्टॉक्स में देखने मिल रही है और वॉल्यूम्स में भी पिकअप आया है। हमने फिर चैनल चेक्स लगाए और फ़ोन लगाए भारत में कि क्या चल रहा है पेपर इंडस्ट्री में, तो यहाँ पे पता चला कि कुछ रीजन में जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं उनकी प्राइस हाइक्स देखने मिल रही है और इसका कारण ये है क्योंकि डिमांड सप्लाई मिसमैच देखने मिल रहा है। अब ये जो है ऑफकोर्स हाई ग्रेड पेपर्स के लिए भी देखने मिल रही है और ये एक टाइप से टेम्प्रेरी जो है आप कह सकते हैं इंट्रोड्यूस हो सकता है पेपर मिल्स में, जो टेम्प्रेरीली पेपर मिल्स को बंद किया जा रहा है वेस्टर्न रीजन में और सदर्न रीजन में। इसके कारण क्या है, जो प्राइस की फ्लक्चुएशन है उसको जो है ठीक किया जा रहा है। तो इसलिए आज दिन के ट्रेड में जो साउथ के बेस पेपर प्लेयर्स हैं, आंध्रा पेपर्स, एशाई पेपर, उनमें अच्छी तेज़ी देखने मिली है। थोड़ी सी वॉल्यूम पिकअप जेके पेपर और वेस्ट कोस्ट पेपर में भी देखने मिल रहा है। तो डिमांड सप्लाई मिसमैच हो रहा है, तो टेम्प्रेरी एडजस्टमेंट के कारण जो फिनिश गुड्स के प्रोडक्ट्स हैं उनकी दाम बढ़े जा रही है और उसके कारण भी जो है बज़ है कि एचएनआई बाइंग देखने मिल रही है कुछ काउंटर में, जो आज के ट्रेड में फोकस में रहेगा। ठीक है, तो आंध्र पेपर है फोकस में और यही नहीं, बाकी सारे पेपर शेयर्स भी फोकस में हैं। खबर अभी आपको शरद बता भी रहे थे, जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर सभी में अच्छी तेज़ी है। करीब 3 से 5% की मजबूती के साथ ये स्टॉक्स कारोबार कर रहे हैं। नागराज जी, क्या व्यू बन रहा है आपका पेपर स्टॉक में? कहीं पर कोई ट्रेड नज़र आ रहा है आपको? ओके, मितेश जी आपसे सलाह लेंगे, पेपर स्टॉक्स पर क्या नज़रिया बन रहा है आपका? पेपर स्टॉक में हमारा नजरिया पूजा जी बहुत ही पॉजिटिव है और शीशा साइड पेपर में हमारा ऑलरेडी बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन है फ्रॉम 280 टू 300 लेवल्स। तो डिस्क्लेमर के तौर पे हमारे क्लाइंट्स के पास ये पोजीशन हो सकती है। हमें लग रहा है कि ये स्पेस में बहुत ही बड़ी एक री रेटिंग होगी और शीशा साइड पेपर में हम लोग अराउंड 450 टू 500 के टारगेट्स देख रहे हैं। आज वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया है और हमारे हिसाब से आई थिंक 335 के ऊपर एक इंट्राडे और डेली चार्ट के कॉम्बिनेशन में एक ब्रेकआउट मिला है। सो 380 टू 400 के टारगेट्स अगले 5 से 7 दिन में बहुत ही एग्रेसिव मूव एसएसआई पेपर में आ सकते हैं। तो हमारी प्रिफर्ड पिक अभी विद इन द पेपर स्पेस एसएसआई पेपर एंड बोर्ड। तो ये है नज़रिया पेपर स्टॉक्स में। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का। पीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड लेंगे और हमारे साथ सभी एक्सपर्ट बने हुए हैं। राजेश जी, पहले आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए आपकी तरफ से इस वक्त का कोई बीटीएसटी या एसटीबीटी ट्रेड? बीटीएसटी में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है वोल्टास का। एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की और जिस तरीके से राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बना है, हमें लगता है वोल्टास की तेजी यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। 1490 1500 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1440 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है कोलगेट पामोलिव। यहाँ पे भी स्टॉक को देखें तो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से वीकली चार्ट पे यहाँ पे ब्रेकआउट आते हुए दिखे, हमें लगता है कोलगेट पामोलिव यहाँ से एक मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। 2950 की तरफ हमें लगता है इसके टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 2820 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है हुडको का। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आज हुडको में देखने को मिला। ऑलमोस्ट अगर हम स्टॉक को देखें तो 10 से 12 वीक के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट आज स्टॉक करते हुए दिख रहा है। हुडको में हम अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट करें 240 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 222 का। ठीक है, हुडको और कोलगेट यहाँ पर बीटीएसटी करने की सलाह दे रहे हैं राजेश जी। राजेश जी, तीसरा स्टॉक क्या था आपका? वोल्टास। तीसरा स्टॉक वोल्टास था। ठीक है, हाँ, वोल्टास तो 1490 1500 तक की अपसाइड। सर और हैवेल्स क्यों नहीं चुना आपने? तो 3 स्टॉक देने थे, हमने 3 स्टॉक दे दिए। हेवल्स में भी मोमेंटम है, वहां पे भी बाय किया जा सकता है। वो स्टॉक का स्ट्रक्चर भी बुलिश ही है। तो हेवल्स के टारगेट भी हमें लगता है 1690 1700 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं।
अगर वोल्टास हेवल्स में से किसी को हेवल्स बाय करना तो यहाँ पे भी व्यू तो बुलिश ही है। स्टॉप लॉस होगा करीब 1615 के आसपास। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, जो आपको चूज करना हो। विकल्प आपके लिए एक और बढ़ गया। नागराज जी, अच्छा नागराज तो है नहीं, मितेश जी आप बताइए सर, आपके बीटीएसटी ट्रेड्स कौन से हैं? बाई के ही हैं या फिर कुछ शॉर्ट भी आपने खोज के निकाला एक आध? नहीं, लॉन्ग की ट्रेड है क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभिषेक जी बहुत ही स्ट्रांग है, तो शॉर्ट जाने का कोई सेंस नहीं बनता है। हेडलाइन इंडेक्स में डेफिनेटली आज एक थोड़ा सा दबाव है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत ही स्ट्रांग है। तो दो स्टॉक्स है, पहला है एबीएफआरएल 268 के ऊपर एक स्ट्रांग कंफर्मेशन मिला है, क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 270 मेंटेन कर रहा है, तो एबीएफआरएल में 270 के ऊपर खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 265 का। पहला टारगेट कल के लिए रहेगा, ये फ्यूचर्स के रेट्स में बता रहा हूँ, कल का पहला टारगेट रहेगा 275, दूसरा रहेगा 280। दूसरा है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया में भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा गया है, अबव 1340, तो बाटा इंडिया में 1367 के ऊपर बाय रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 1350, पहला टारगेट 1390, दूसरा टारगेट 1400। तो बाटा इंडिया एंड एबीएफआरएल आर टू बाय कॉल्स। ठीक है, बाटा इंडिया और आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड, ये दो शेयर आपको ट्रेड के लिहाज से मिल गए हैं। और नतीजों पर अगर हम बात करें तो अल्ट्राटेक के नतीजे आएंगे, वो आएंगे सोमवार को। चूँकि आदित्य बिरला ग्रुप का एक शेयर बताया है अभी मितेश जी ने, तो अल्ट्राटेक याद आ गया। सोमवार को नतीजे आएंगे। अनुमान क्या है, क्या उम्मीदें हैं इससे, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी आशीषा जुड़ रही हैं। आशीषा बताइए, अल्ट्राटेक कैसे आएंगे नंबर्स? जी हाँ, सीमेंट मेजर अल्ट्राटेक सीमेंट से इस तिमाही में मिले जुले नतीजे एक्सपेक्टेड है। वॉल्यूम्स की बात करें तो वो अच्छे रह सकते हैं सीक्वेंशियल बेसिस पर, लेकिन याद रखें सीमेंट प्राइसेस कमज़ोर थे। करीब 5 से 6% की गिरावट सीमेंट प्राइसेस में दिखाई दी चौथी तिमाही में सीक्वेंशियल बेसिस पर, जिसके चलते रियलाइजेशंस और एबिटा पर टन पर इस क्वार्टर में इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। आंकड़ों की बात करें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज 20,400 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड है, जो 22% का ग्रोथ होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। मार्जिन्स 18.4% पे एक्सपेक्टेड है, और जैसे मैंने बताया वॉल्यूम ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रह सकता है इस क्वार्टर में, लेकिन एबिटा पर टन में सीक्वेंशियल बेसिस पर करीब 10 से 12% की कमजोरी एक्सपेक्टेड है। कॉस्ट की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट में 2% की गिरावट दिखाई दे सकती है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट में भी 2 से 4% की गिरावट सीक्वेंशियल बेसिस पर दिखाई दे सकती है। ऑल इन ऑल मिले जुले नतीजे एक्सपेक्टेड है। स्प्रेड्स पर इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करें तो कमेंट्री क्या निकल कर आती है सीमेंट प्राइसेस को लेकर, इनपुट प्राइसेस को लेकर, कंपनी के कैपेक्स प्लान्स को लेकर, वो काफ़ी क्रूशियल होगी। लेकिन ऑल इन ऑल मिले जुले नतीजे एक्सपेक्टेड है। स्प्रेड्स में इस क्वार्टर में दबाव दिखाई दे सकता है। बिल्कुल। तो अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर मिली जुली नतीजे रह सकते हैं, और नतीजों के पहले हम देख रहे हैं कि हल्की मजबूती के साथ अल्ट्राटेक सीमेंट का स्टॉक कारोबार कर रहा है। गिरीश जी, क्या सलाह होगी आपकी अल्ट्राटेक सीमेंट पर? नतीजों में आप क्या कुछ वॉच करेंगे? देखिए, नतीजे तो अच्छे ही रहेंगे। द रीजन बिहाइंड दिस की एक्सपांशन मोड पर ऑलरेडी कंपनी काम कर रही है। इंडिया सीमेंट्स को लेकर भी एक एक्सपांशन आया हुआ 315 करोड़ रुपए का। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो है कि थोड़ा सा प्रेशर देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि सीमेंट के प्राइसेस को लेकर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन था लास्ट के 2 क्वार्टर्स के अंदर। बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का हम एक्सपेक्टेशन देख रहे हैं कहीं पे भी 7 से 8% का, उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा। ये जो है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो हम रेवेन्यू की काउंटिंग लेके चल रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली 8 से 8.5% की रहेगी। बट जो ओवरऑल है वो 22 से 22,400 करोड़ का एक रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है, जो कहीं पे भी 18 से 20% के क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे आता है। तो स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। किसी के पास होल्ड है तो होल्ड ही रखें। फ्रेश बाइंग की तो नहीं सलाह दी जाएगी। बिल्कुल, तो ये है सलाह अल्ट्राटेक का सीमेंट पर। इसके अलावा जनता फार्मा से जुड़ी एक खबर आ रही है। बोर्ड बायबैक पर विचार कर सकता है। 2 मई को शेयर बायबैक पर विचार करेगा। खबर आने के बाद स्टॉक में 2% की तेजी इस वक्त अजंता फार्मा के स्टॉक में भी देखने को मिल रही है। स्पाइक आया जैसे ये खबर आई। राजीव जी, क्या सलाह होगी आपकी अजंता फार्मा पर? तो देखिए, स्टॉक का स्ट्रक्चर ओवरऑल तो बुलिश ही है अजंता फार्मा में, और हमें लगता है कि जिस तरीके से स्टॉक में अभी स्पाइक आया है, यहाँ पे अगर स्टॉक अब आज की क्लोजिंग 2150 के ऊपर करने में कामयाब होता है, तो यहाँ पे हमें लगता है कि फॉलोअप बाइंग एक्शन
टुवर्ड्स 2250 2300 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकती है। तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन हमने देखा है हायर रेंज पे स्टॉक की। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, 2150 के ऊपर आज क्लोज रहता है, तो यहाँ से पोजीशन ली जा सकती है लॉन्ग साइड की। स्टॉप लॉस जो रखना है वो करीब होगा 2100 के आसपास। और देखें तो मार्केट में भी एक अच्छा रिकवरी वापस से जो डिप मिला था उससे देखने को मिला। इवन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही रिकवरी वापस बनी और अब 22,400 के ऊपर हम वापस से सस्टेन होते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि जिस तरीके से पुट बेस्ड कॉन्सेंट्रेशन है जिसको मार्केट ने ऑलरेडी एक वहां से वापस से बाइंग का इंटरेस्ट बना है, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जिस तरीके से, तो हमें लगता है कि यस, यहाँ से लॉन्ग साइड के ट्रेड कैरी किए जा सकते हैं बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमें लगता है फॉलो बाइंग एक्शन का अगले वीक में भी बनते हुए दिखेगी। ओके, तो ये है सलाह अजंता फार्मा पर, और फॉलो अप एक्शन यहाँ पर बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अजंता फार्मा में 3% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है। इस बीच कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जहाँ पर की तेज़ी है। एनएलसी इंडिया एक बार देखते हैं 7% ऊपर। कुछ मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में काफ़ी अच्छा एक्शन दिखाई दे रहा है। एनएलसी इंडिया 7% ऊपर है। मितेश जी, अभी लेने का बाइंग का समय तो क्या ही रह गया, लेकिन माफ़ कीजिएगा, एनएलसी इंडिया 3% ऊपर इस वक्त ओके, मेरी स्क्रीन पे कुछ गड़बड़ चल रही है। चलिए, 7% ऊपर है ये स्टॉक जो कारोबार कर रहा है। अगर किसी ने ट्रेड के लिए लिया होगा तो क्या अब मुनाफा लेकर निकल जाए? डेफिनेटली मुनाफा लेके इसलिए निकलना चाहिए क्योंकि 180 के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रफ्तार ये स्टॉक्स में देखी गई है। और जनरली जो वॉल्यूम के साथ आज स्टॉक में ट्रेडिंग हुई है, फॉलो ऑन बाइंग देखना बहुत जरूरी है। लेकिन एलिवेटेड लेवल के ऊपर कुछ चुनिंदा मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर आपको डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से एनएलसी इंडिया फॉल इनटू दैट कैटेगरी। तो अगर आपके पास लोअर लेवल्स की बाइंग है तो डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर 100% नॉट पार्शियल लेकिन 100% प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कंपैरेटिवली दूसरे अच्छे स्टॉक्स है जहां पे आपको एंट्री मिल सकती है। और फ्रेश बाइंग की एनएलसी इंडिया में यहाँ पे एडवाइस नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये है सलाह स्टॉक पर। फार्मा स्टॉक्स लगातार हम सवालों से पूछ भी रहे हैं। एक स्टॉक सिप्ला देखिए, ये 4% आज भी ऊपर है। पूरे हफ्ते ये स्टॉक चला, फार्मा स्टॉक्स चल ही रहे थे। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी जैसे स्टॉक्स भी इसमें चल रहे थे। राजेश जी, इसमें क्या लॉन्ग पोजीशन अगले हफ्ते के लिए भी कंटिन्यू करनी चाहिए सिप्ला के स्टॉक में? बिल्कुल पूजा जी, हमें फार्मा पैक पसंद आ रहा है। अरविंदो फार्मा हमने शो की शुरुआत में भी रिकमेंड किया था। सिप्ला में भी हमें यहाँ पे व्यू बुलिश ही लग रहा है, और जिस तरीके से सारे ही फार्मा पैक में एक बाइंग का इंटरेस्ट है, ये सिप्ला यहाँ से बाई किया जा सकता है। 1450 तक की अपसाइड हमें लगता है आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होगा 1390। और वहीं फार्मा में बात करें तो डीवीज लैब में भी एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे होते हुए दिखा। और जिस तरीके से वीकली चार्ट पे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिख रही है, हमें लगता है डीवीज लैब का मोमेंटम यहाँ से 4200 की तरफ भी पोजिशनल पर्सपेक्टिव से आते हुए दिख सकता है। तो डीवीज लैब पे भी हमारा व्यू बुलिश है, यहाँ पे भी बाय किया जा सकता है 3990 के स्टॉप लॉस से। 990 का स्टॉप लॉस। डिवीज लैब के लिए 5% ऊपर ऑलरेडी ये शेयर कारोबार कर रहा है। मितेश जी, आपसे एक शेयर जानेंगे, सन टीवी, जरा चेक करेंगे क्या इसमें बीटीएसटी करनी चाहिए, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी इसमें ठीक ठाक है। अभिषेक जी, डिस्क्लेमर के तौर पे बताऊं तो सिस्टम और मेथड के हिसाब से सन टीवी 3 हफ्ते पहले ही रडार में आया था और वो रिकमेंडेड है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग री रेटिंग हुई है। जिस तरीके से हमने पूरे पीएसयू बास्केट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तेजी देखी, तो बीटीएसटी के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन डेफिनेटली 4.5% के ऊपर 664 के ऊपर फ्रेश खरीदने की सलाह दूंगा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से। और हमें लग रहा है विद इन 1 to next 3 months, 1 से 3 महीने में ये स्टॉक 750 से 800 के एग्रेसिव टारगेट अचीव कर सकता है, क्योंकि बहुत ही लंबी अवधि के बाद अभिषेक जी इसमें क्वार्टरली और मंथली चार्ट के ऊपर एक ब्रेकआउट मिला है जो बहुत रेयर है। और कंटिन्यूअसली अगर आप देखें तो वॉल्यूम भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव है। तो बीटीएसटी के लिए ना रहेगी, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म आपका नजरिया है 1 से 3 महीने का, तो डेफिनेटली एग्रेसिव टारगेट जो मैंने बताया वो अचीव हो सकते हैं। बड़े टारगेट सन टीवी के लिए थोड़ा सा नज़रिया आपको लंबा रखना होगा। राजेश जी, फटाफट आपसे जवाब चाहेंगे। इंटरग्लोब एविएशन आज बढ़िया तेज़ी शेयर ने दिखाई और उस तेज़ी को टिका के भी रखा है। इंटरग्लोब लगता है कि ये बीटीएसटी वाला कैंडिडेट है या फिर इसको अवॉइड करें?
तो जिस तरीके से स्टॉक में हमने पिछले कुछ दिनों में मोमेंटम देखा, बिल्कुल बने रहना चाहिए स्टॉक में। हमें लगता है कि अभी भी पोटेंशियल है स्टॉक में फर्दर और अपसाइड का। यहाँ से शॉर्ट टर्म के हिसाब से हमें लगता है इसके जो नेक्स्ट टारगेट बनेंगे 4250 की तरफ। स्टॉप लॉस करंट लेवल से जो होगा वो करीब होगा 3895 के आसपास, और पोजीशन लॉन्ग साइड का ही रखना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, रोल ओवर डेटा भी इसके पॉजिटिव थे, तो हमें लगता है कि ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में भी। बढ़िया है। इंटरग्लोब को लेकर ये व्यू। बाजार बंद होने में 2 मिनट के आसपास का समय रह गया है और आज अब ये पुख्ता हो गया है कि हम 22,400 के नीचे की क्लोजिंग नहीं देखेंगे। 22,450 पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। एक झटका जरूर लगा था 22,400 के नीचे का, लेकिन वहां से 60-70 अंकों के आसपास की रिकवरी बाजार में आई है। 122 अंक नीचे है निफ्टी, और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो 180 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक में है। और निफ्टी बैंक में भी कुछ हमने देखा कि हल्का फुल्का सुधार निचले स्तरों से आता हुआ दिखा है, और उसकी वजह ये रही है कि जाते जाते एचडीएफसी बैंक का जो शेयर है वो आ गया है फिर से हरे निशान में। 1513 रुपये के आसपास का भाव है, तो वहाँ से निश्चित तौर पर सपोर्ट है। अगर हम कुछ और शेयरों की बात करें तो हमने ये देखा था कि आज एसबीआई ने शुरुआती जो गिरावट दिखाई, फिर लास्ट में हल्के से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है। एसबीआई के शेयर की बात करें तो इसके अलावा अगर आईसीआईसीआई बैंक के शेयर की बात करें तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से हल्की सी रिकवरी वहाँ पर भी है, और बेहद कम गिरावट के साथ यहाँ पर क्लोजिंग होने जा रही है। अगर हम चढ़ने वाले शेयरों की अगर बात करें, अगर हम निफ्टी की, तो आज निश्चित तौर पर टेक महिंद्रा ने लीड किया। जो शुरुआती बढ़त बनाई उसको आखिर तक आज कायम रखा। इसके अलावा आईटी में एलटीआई माइंट्री हो गया, इसके अलावा विप्रो हो गया, वहाँ पर हमने तेज़ी देखी है। डिफेंसिव्स में अगर हम बात करें, डिवीज लैब, डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पर आज हमने तेज़ी देखी। लेकिन अगर गिरने वाले शेयरों की बात करें तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये बजाज फिंस नंबर्स ऐसे कोई ख़राब नहीं थे। यूबीएस की कुछ कमज़ोर एक रिपोर्ट आई थी, उसके चलते यहाँ पर प्रेशर भी बना और बजाज फिनसर्व भी टूटा। इंडसइंड बैंक, नेस्ले, एसबीआई लाइफ, एमएनएम, ये कुछ और शेयर रहे जहाँ से आज बाजार पर दबाव बनने का काम हुआ है। वायदा बाजार में कई सारे सुपरस्टार रहे। कोरोमंडल, जीएमआर इंफ्रा, कॉनकॉर, डिक्सन, बायोकॉन बढ़िया तेजी रही। बायोकॉन आज 5.5% ऊपर ये कारोबार कर रहा है, और पिछले 5-6 सत्र से लगातार तेजी है। बायोकॉन वैसे स्लो मूवर है, लेकिन 300 रुपये के ऊपर निकलने के बाद भी लगातार इसमें मोमेंटम बना हुआ है। दूसरी साइड में एलएनटी टेक नतीजों के चलते करीब 10% के आसपास गिरावट रही, और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि नेस्ले कमज़ोर रहा, करीब 3% के आसपास की कमज़ोरी दिखी। इसके भी नतीजे आए थे कल के सत्र में। ओवरऑल एक कमज़ोर सेशन हम कहेंगे, मई सीरीज़ की कमज़ोर शुरुआत, लेकिन अच्छी चीज़ ये रही कि 22,400 के स्तर को बचा पाने में आज बाजार कामयाब रहा है। 117 अंकों की गिरावट पर बाजार बंद हुआ है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 200 अंकों की कमज़ोरी के साथ आज हम ये क्लोजिंग देख रहे हैं। सेंसेक्स में रही करीब 600 अंकों के आसपास की गिरावट, लेकिन पूरा हफ्ता अगर हम देखेंगे, निफ्टी करीब 1% चढ़ा है, और सुपरस्टार फिर से साबित हुए हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप 100 में करीब 4% की, और निफ्टी मिड कैप 100 में करीब 4.25% के आसपास की तेजी रही। सरकारी बैंकों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहा है। पीएसयू बैंक का इंडेक्स करीब 6.5% चढ़ा है, और रियल एस्टेट और मेटल फार्मा में भी हमने 3 से 4-4.5% के आसपास की तेजी देखी है। चलिए, इसी के साथ इस शो को यहाँ पर अब समाप्त करेंगे। गिरीश जी आपका बहुत शुक्रिया, राजेश जी आपका भी थैंक यू करेंगे, और मितेश जी आपका भी धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम शेयरों पर अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। फिलहाल मुझे और पूजा को दीजिए इजाज़त। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन इचिनो स्वदेश पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी।